नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज नया एक कॉन्सेप्ट लेके फिर से हाजिर हुआ हूँ और आज का जो कॉन्सेप्ट है लोकसभा, ये आपके रीट पटवारी सामान्य ज्ञान भर्ती के लिए और कक्षा 10वीं का जो बोर्ड की परीक्षा होना शेष है उसमें भी काफ़ी उपयोगी है। तो बिना किसी कोई समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का नया कॉन्सेप्ट। लहरों से घबराकर नैया पार नहीं होती, लहरों से घबराकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज का जो अपना चैप्टर है वह है लोकसभा, और लोकसभा से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया कॉन्सेप्ट। सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, एक तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन आज अपने इसका अध्ययन करेंगे, इसके भी 3 स्तंभ हैं व्यवस्थापिका के, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर बनती है व्यवस्थापिका। तो थोड़ा थोड़ा इसका साथ ही साथ अध्ययन भी करते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा इसके जो अनुच्छेद है उसके बारे में अपने चर्चा करते रहेंगे। राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंदर इसका जो गठन से संबंधित जितनी भी प्रक्रिया है वह किया गया है, और लोकसभा का जो गठन है वह किया गया है 81 के अंदर, आर्टिकल 81 के अंदर इसके अंदर जो जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 79 ये कहता है कि केंद्र स्तर पर एक सरकार होगी और संसद होगी, और संसद 3 स्तंभों से मिलकर बनेगी या 3 अंगों से मिलकर बनेगी, और वो होंगे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और राज्यसभा के बारे में इसके बाद जस्ट वीडियो आएंगे, और लोकसभा के बारे में आज अपने चर्चा कर रहे हैं। व्यवस्थापिका के 3 अंग हैं, अतः हम आज केंद्र सरकार के व्यवस्थापिका के प्रथम अंग लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे। इनकी बैठकों के बारे में अभी बताऊंगा मैं आपको, पहली बैठक कब हुई। लोकसभा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कुछ जो आपके ऑब्जेक्टिव तैयार हो सकते हैं, जिससे लोकसभा का गठन कई बार पूछा जाता है कि लोकसभा का गठन कब हुआ था। तो लोकसभा का जो गठन है वह 17 अप्रैल 1952 को कर दिया गया था। इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, जनता का सदन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इसके अंदर जो जनता द्वारा जो प्रतिनिधि आते हैं प्रत्यक्ष तौर पर चुन के आते हैं, जिसमें जनता सभी भाग लेती है लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन के अंतर्गत। और लोकसभा की जो बैठक हुई थी वह पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। तो 2 ऑब्जेक्टिव तैयार हो गए आपके साथ के साथ। अगर इसका गठन पूछा जाए तो 17 अप्रैल 1952 को, और अगर इसकी बैठक पूछी जाए प्रथम बैठक लोकसभा की तो 13 मई 1952 को। तो शुरू करते हैं अपने लोकसभा के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 में यह व्यवस्था की गई है कि भारतीय संविधान की एक संसद होगी, और जो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। इसके 3 स्तंभ माने गए हैं, एक तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा का आर्टिकल 80 में जिक्र किया गया है, लोकसभा से संबंधित है आर्टिकल 81 यानी कि 81। लोकसभा का गठन यह निम्न सदन है और जनता का सदन भी इसे कहा जाता है। वह लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है कि इसके जो प्रतिनिधि है प्रत्यक्ष तौर पर जनता द्वारा चुनकर आते हैं। इसकी सदस्य संख्या मूल संविधान में 500 है, ये 5 लिखा गया है, ये 500 ही आप पढ़ें। 500 सुनिश्चित की गई थी, लेकिन अब गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा अधिकतम सदस्य संख्या 552 कर दी गई है। 530 आते हैं राज्यों से और 20 सदस्य आते हैं संघीय क्षेत्रों से जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, और 2 करता है राष्ट्रपति मनोनीत। एक बार फिर से इसको देख लो कि 530 सदस्य आते हैं राज्यों से। राज्यों से कितने आते हैं? स्टेट से 530, 20 आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 को करता है राष्ट्रपति मनोनीत।
जो एंग्लो इंडियन है उनको मनोनीत करता है, अर्थात ऐसे अंग्रेज जो अब भारतीय हो चुके हैं, अगर उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है तो राष्ट्रपति महोदय उनको क्या करता है, मनोनीत करता है। आगे देखो, लोकसभा के गठन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखो। अनुच्छेद 81 में व अनुच्छेद 331 में यह व्यवस्था की गई है कि सदस्य संख्या 500 होगी। अनुच्छेद 81 व 331 में यह व्यवस्था की गई है जो लोकसभा की जो सदस्य संख्या है कितनी होगी, 500 होगी। लेकिन 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 31वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया और जिसमें सदस्य संख्या लोकसभा की 547 कर दी गई। कई बार ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, आपने ये तो याद रखते हैं कि हाँ इसकी 552 है, अभी वर्तमान में 545 है, 530 तो राज्यों से आ रहे हैं और 13 जो सदस्य हैं वो संघीय क्षेत्रों से आ रहे हैं और 2 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति महोदय मनोनीत कर देते हैं, तो अभी 545 है और टोटल कितनी है, 552 हो सकती है। जो केंद्रीय क्षेत्रों से जो आ रहे हैं सदस्य वहाँ से इसलिए नहीं आ रहे, जो कम आ रहे हैं क्योंकि वहाँ के जो स्टेट जो उन क्षेत्रों की जो जनसंख्या है वह कम है। लेकिन कई बार ऐसा पूछा जाता है कि 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 में किया गया तो तब लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो लोकसभा की सीटों की संख्या है कितनी कर दी गई थी, तो वो कर दी गई थी 547। ऑब्जेक्टिव बनाइए वीडियो देखते देखते साथ में, और 2 या 3 बार इसको वीडियो को देखोगे, खुद के ऑब्जेक्टिव तैयार करोगे। वैसे ऑब्जेक्टिव का जो वीडियो है मैं खुद भी इसमें डाल दूंगा। तो उसमें साहब आपने कितनी कर दी गई थी, 547। वर्तमान में गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 में फिर आया और दोबारा लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी कर दी गई है, 552 कर दी गई है। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। ये ऑब्जेक्टिव आपका तैयार हो गया। यहाँ से कौन से अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रपति महोदय है एंग्लो इंडियन अर्थात अंग्रेजी भारतीय, अर्थात ऐसे अंग्रेज जो अब भारतीय हो चुके हैं उनको मनोनीत करता है लोकसभा के अंदर, तो वो है अनुच्छेद 331। यह भी व्यवस्था की गई है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जब 2001 की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक सदस्य संख्या 545 ही रहेगी। 42वां संविधान संशोधन साहब फिर आया 1976 के अंदर, 1976 यानी कि 1976 के अंदर, और उसमें यह कहा गया कि 2001 की जनगणना के जब तक आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक जो सदस्य संख्या है वो 545 ही रखी जाएगी। क्यों रखी जाएगी, जो कुछ संघीय क्षेत्र हैं उनका जो जनसंख्या का अनुपात है काफ़ी कम है, वहाँ से सदस्य संख्या नहीं आ रहे हैं। फिर 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 अधिनियम द्वारा लोकसभा की जो सदस्य संख्या 2026 तक यथावत रखी गई है। अब कुछ जो राज्य हैं उनकी जनसंख्या बढ़ गई है और कुछ की घट गई है, लेकिन इसको अब जनसंख्या को आधार माना गया है। और ये जो पहले जब जनसंख्या 1976 के अंदर जितनी थी उस जनसंख्या को आधार माना गया, उस जनसंख्या के आधार पर ही कहा गया है कि ये जो सदस्य संख्या है लोकसभा की इतनी ही रहेगी और ये कब तक रहेगी, 2026 तक। और 2026 के बाद एक नया संशोधन आएगा और नया संशोधन जब आएगा इसकी सदस्य संख्या बढ़ा दी जाएगी और किस राज्य की कितनी बढ़ेगी वो उसके जनसंख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। अभी जो सबसे ज़्यादा जो सदस्य संख्या सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में है वो है 80 के आसपास यूपी की, यानी कि उत्तर प्रदेश की। यहाँ तक आपको समझाया होगा, 1-2 बार इसको देखिए, ऑब्जेक्टिव भी तैयार कीजिए। 17वीं लोकसभा का चुनाव, अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ है इससे ज़्यादातर करंट अफेयर्स तैयार होते हैं और इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको भी थोड़ा सा अपने देख लेते हैं। 17वीं लोकसभा चुनाव एक नज़र। 17वीं लोकसभा के गठन के लिए भारतीय आम चुनाव देश भर में 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के बीच 7 चरणों में आयोजित करवाए गए। 11 अप्रैल से 19 मई के बीच में 7 चरणों में आयोजित करवाए गए थे और जिसका जो परिणाम है वह आया था 23 मई 2019 को। भाजपा ने 303 सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा शुद्ध बहुमत द्वारा 303 सीटें
लेके आई थी और वह पूर्ण बहुमत को बनाए रखा था। गठबंधन को भाजपा से जो गठबंधन था उसको मिली थी 353 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को मिली है 52 सीटें और कांग्रेस का जो गठबंधन था उनको मिली है टोटल मिलाकर 92 सीटें और अन्य जो दल थे उनको मिली है 97 सीटें। ये ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा वोट प्रतिशत देख लेते हैं। मतदान कितना हुआ था पूरे भारत के अंदर? 67.11% है। 67.11% पूरे इंडिया के अंदर मतदान हुआ। भाजपा को जो वोट मिले थे वो मिले थे 37.43% और भाजपा से जो संबंधित गठबंधन था उसको मिला के जो मत मिले वो मिले थे टोटल 45%। अर्थात भाजपा के जो गठबंधन था उनको मिला के और भाजपा को मिलाकर 45% वोट मिले थे। कांग्रेस को मिले थे साहब 19.51% और उसके जो गठबंधन को मिले थे 26% मतदान मिला था। अब आगे देखो निर्वाचन। सार्वभौमिक मतदान द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ये मैंने कहा था, इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। और लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो प्रतिनिधि है जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पे चुन के आते हैं। फर्स्ट पोस्ट द सिस्टम का नियम भी इसमें रखा गया है, अर्थात पहले जो ज़्यादा मत ले आता है उसको ही विजेता घोषित कर दिया जाता है। इसमें कोई बाध्यता नहीं रखी गई है कि 50% आपको मत लाना अनिवार्य है। अगर चार कैंडिडेट खड़े हुए हैं, 1, 2 और 3 और 4, और 4 में सबसे ज़्यादा जो वोट लेके आएगा, ये ले आए, तो वो विजेता घोषित कर दिया जाता है। इस सिस्टम को कहा जाता है फर्स्ट पोस्ट द सिस्टम। अब आरक्षण से संबंधित देखो। आरक्षण लोकसभा में दो प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 333 के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गई है। अनुसूचित जाति के लिए की गई है। एससी वर्ग के लिए 84 और अपने अनुसूचित जनजाति के लिए की गई है 47 सीटें, जिसको एसटी भी कह सकते हैं। दूसरा आरक्षण है 331 के तहत। ये विधानसभा में बताया गया था कि विधानसभा के अंदर एक एंग्लो इंडियन को जो राज्यपाल महोदय है वह मनोनीत कर सकता है और यहाँ कितनी कर सकता है? 2 कर सकता है। ऐसे अंग्रेज जो अब भारतीय हो चुके हैं उनको जो मनोनीत है वह करता है राष्ट्रपति। लोकसभा के सदस्य की योग्यताएं क्या होगी? वे भारत के नागरिक हो, यही तो विधानसभा के सदस्य के लिए चाहिए, यही राज्यसभा के सदस्य के लिए चाहिए और यही अपने चाहिए लोकसभा के सदस्य के लिए। आयु में थोड़ा फर्क आता है। विधानसभा और लोकसभा का अगर आपको सदस्य बनना तो आपकी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष पूर्ण। अगर आपको राज्यसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना है तो आपकी आयु होनी चाहिए 30 वर्ष पूर्ण। अगर आपको राज्यपाल बनना है और या राष्ट्रपति बनना है या उपराष्ट्रपति बनना है तो आपकी आयु होनी चाहिए 35 वर्ष पूर्ण। इसमें थोड़ा ध्यान रखना। सरकारी लाभ का पद न हो, पागल या दिवालिया घोषित ना किया गया हो। ये तो आम जो क्वालिफिकेशन है, ये आप अगर इसको आप पूरा करते हो तो आप लोकसभा का जो चुनाव है वह लड़ सकते हो। जीतना ना जीतना वो आपके मुकद्दर की बात है। कार्यकाल। वैसे तो देखो लोकसभा का कार्यकाल स्थायी नहीं होता, इसको समय से पहले भी भंग किया जा सकता है, सरकार पहले भी गिर जाती है। और जैसे विधानसभा है वैसे ही लोकसभा, जैसे लोकसभा है वैसे ही विधानसभा, क्योंकि इसको भी समय से पहले समय से पूर्व भंग किया जा सकता है और लोकसभा को भी किया जा सकता है। जैसे हाल ही में मध्य प्रदेश में सरकार को गिरा दिया गया और कांग्रेस से परिवर्तित होकर वापस भाजपा आ गई। ऐसा ही कर्नाटक में देखने को मिला था। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वैसे इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति पहले भी भंग कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री चाहे, नरेंद्र मोदी जी अगर चाहे तो राष्ट्रपति महोदय है जो रामनाथ कोविंद जी है उनको कहें कि अब मेरे को लोकसभा को भंग करना है, इसके लिए अगर सिफारिश कर दे तो रामनाथ कोविंद जी इनको, राष्ट्रपति महोदय इनको भंग कर सकते हैं। ऐसा अब तक 9 बार हो चुका है। अगर ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से तैयार होता है लोकसभा अब से पहले कितनी बार भंग हो चुकी है, तो साहब ये 9 बार हो चुकी है। अनुच्छेद 85 के तहत प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, ये देखो अब अनुच्छेद 85 के तहत
प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। अधिवेशन, लोकसभा राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं और स्थगित भी किए जाते हैं। और प्रथम जो अधिवेशन होता है वह किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक अंतर न हो। राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी कर सकता है जब कोई अधिवेशन ना हो रहा हो, जब कोई सत्र न चल रहा हो तो उस सत्र के दौरान क्या कर सकता है? राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है और वे एक कानून की तरह काम करता है। अध्यादेश एक कानून की भांति कार्य करता है। अधिवेशन शुरू होने के बाद यह 42 दिन तक रहते हैं और लोकसभा का जब सत्र शुरू हो जाता है ये सबसे ही भंग 42 दिन बाद हो जाते हैं, या लोकसभा इसे समय से पूर्व भी भंग कर सकती है। अधिकतम कितने दिन तक रह सकते हैं? 42 दिन तक। और लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया। ये स्टार्टिंग में मैंने पहले ही बता दिया था आपको। लोकसभा का गठन से संबंधित अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इसका जो गठन है 17 अप्रैल 1952 को किया गया था, 17/4/1952। और इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी वह हुई थी 13 मई 1952 को। लोकसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं? लोकसभा का एक तो पदाधिकारी अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। वो अपनों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं। और अगर अध्यक्ष महोदय नहीं है तो उसके स्थान पर उपाध्यक्ष है, वह अध्यक्षता करता है। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है, किसी वरिष्ठतम नेता को या वरिष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है उस बैठक के दौरान। संविधान के अनुच्छेद 93 यानी कि 93 के अनुसार लोकसभा सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुना जाएगा। इन्हें लोकसभा समय से पूर्व भी 14 दिन पूर्व सूचना देकर पद से एक विशेष प्रस्ताव लाकर हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 110 ये इम्पोर्टेंट है, समझने वाला है। अनुच्छेद 110 के तहत कोई विधेयक धन विधेयक है उसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। जो धन विधेयक है सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है, न कि राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा इसको 14 दिन तक रोक सकती है और उससे ज़्यादा नहीं रोक सकती। उसके बाद वो धन विधेयक पारित समझा जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है। इसी तरह जो अपने धन विधेयक अगर राज्य स्तर पे विधानमंडल में लाना है तो राज्यपाल की अनुमति से सबसे पहले विधानसभा में ही लाया जाता है। अगर कहीं 2 सदनीय विधानमंडल है, द्विसदनीय विधानमंडल है तो वहाँ जो विधान परिषद है इसको भी 14 दिन तक रोक सकती है। और धन विधेयक विधान परिषद में पहले नहीं लाया जाता, विधानसभा में ही लाया जाता था। ये तो कुछ थी अन्य जानकारी। त्यागपत्र किसको देते हैं? अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र है वह देता है उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है। अध्यक्ष देगा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को। ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य व शक्तियाँ क्या? अनुच्छेद 93 से 97 में लोकसभा के अध्यक्ष, अगर लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित शक्तियाँ और कार्य कौन से अनुच्छेद के अंदर दिए गए हैं, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया गया है, तो 93 से 97 तक, ये आपको याद रखना है। पहला कार्य क्या है इसका? बैठक की अध्यक्षता करना। अगर अध्यक्ष है तो ये तो अध्यक्षता करेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। लोकसभा के समस्त कार्यक्रम की कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक होती है अनुच्छेद 108 के तहत, तो इसकी अध्यक्षता भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ये अनुच्छेद 108 में कहा गया है।
वहाँ ना ही उपराष्ट्रपति करेगा, ना ही प्रधानमंत्री करेगा और ना ही राष्ट्रपति करेगा। वह सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। पदेन का मतलब होता है अपने आप उसको वो पद मिल जाना। कुछ समितियां हैं और उन समितियों का जो पदेन सभापति कौन होता है, वह होता है लोकसभा अध्यक्ष। प्रवर समितियों के सभापतियों को भी वही नियुक्त करता है और समान मत आने पर निर्णायक मत दे सकता है। अगर वोट बराबर बराबर आ जाते हैं, 50-50% दोनों को आ जाते हैं, तो निर्णायक मत है वह कौन दे सकता है, वह दे सकता है लोकसभा अध्यक्ष। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। वह सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। प्रवर समितियों के सभापतियों को भी वही नियुक्त करता है और समान मत आने पर निर्णायक मत देता है। धन विधेयक का निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। धन विधेयक के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। अनुच्छेद 110 के तहत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय है वह कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। धन विधेयक का निर्णय भी कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति व लोकसभा सदस्यों के बीच पत्र व्यवहार का कार्य है, वह भी कौन करता है, राष्ट्रपति। और जो लोकसभा के जो सदस्य हैं, अगर इनसे पूछ ले, पहले तो ये देखिए, अभी लोकसभा और राष्ट्रपति के बीच में पत्र व्यवहार कौन करता है, वह तो करता है लोकसभा अध्यक्ष। और इनको जोड़ने का कार्य या कड़ी का कार्य कौन करता है, मंत्रिपरिषद। जो लोकसभा सदस्यों में से मंत्रिपरिषद चुनी जाती है 15%, जो सरकार वास्तविक सरकार मानी जाती है, वह उसको और राष्ट्रपति को जोड़ने का कार्य कौन करता है, कड़ी का कार्य कौन करता है, तो सब करते हैं अपने प्रधानमंत्री महोदय। ये यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना। लोकसभा के कार्यकाल से संबंधित कुछ विशेष तथ्य यहाँ दिए गए हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ, इंदिरा गांधी के समय। ये आपके जीके के लिए जीके से संबंधित है और इसमें ऑब्जेक्टिव भी आप तैयार कर सकते हैं। 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, और ये जब संशोधन किया गया तो देश की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया, और क्यों किया था ये भी मैं आपको आगे इसी में बताऊंगा। 6 वर्ष कर दिया गया, तो लोकसभा का जो कार्यकाल है कब कितना किया गया था। हालांकि कभी भी लोकसभा 6 वर्ष कार्यकाल नहीं रहा, लेकिन इसका कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था 1976 में। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में फिर से मोरारजी देसाई की सरकार आई, वापस 5 वर्ष कर दिया गया। 1975 में क्यों किया था, ये अभी क्यों का जवाब मैं यहाँ देना चाहता हूँ, दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि 44वां जब संशोधन आया, मोरारजी जो गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 1978 में एक संशोधन किया। 1978 में एक संशोधन किया, तो उस संशोधन के अंतर्गत जो कार्यकाल 6 वर्ष किया था इंदिरा गांधी ने, तो वो वापस क्या कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। इंदिरा गांधी ने क्यों किया था, इंदिरा गांधी ने इसलिए किया था 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब रायबरेली का लोकसभा का चुनाव, वहाँ से जब चुनाव लड़ी थी इंदिरा गांधी, तो वहाँ का जो चुनाव है वह क्या कर दिया, उसने अवैध घोषित कर दिया था, उसको वैध नहीं माना गया था। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री, तो उसको लोकसभा में नेता बने रहना था, तो उसमें उसके लिए उसने क्या किया, क्यों कार्यकाल तो 6 वर्ष संशोधन करके कर दिया था। और उसके बाद उसने क्या किया था, सबसे पहले कार्यकाल करने से पहले, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी। तो देश में प्रथम बार इमरजेंसी इंदिरा गांधी द्वारा कब लागू की गई थी, 26 जून 1975 को, यानी कि ये इस मामले से संबंधित है। आपातकाल लागू कर दिया, और 1976 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव 1 वर्ष टाल दिया गया। इसलिए अगला चुनाव 5 वर्ष की बजाय 6 वर्ष बाद 1977 में हुआ, और इंदिरा गांधी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में आई थी। तो ये आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव यहाँ से तैयार कर लेना है। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें 6 वर्ष कार्यकाल किया गया, और 1978 में फिर 44वां संविधान संशोधन आया,
मोरारजी देसाई की सरकार के समय, और उन्होंने वापस 5 वर्ष कर दिया गया। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रायबरेली वाला चुनाव 1975 में अवैध घोषित किया। और इस चुनाव को मैटर को लेकर पहली बार जब ये लगाया गया आपातकाल, तो ये 26 जून 1975 को लगाया गया। तो उस समय जो कार्यकाल है, जो चुनाव है, वह 5 वर्ष के बजाय 6 वर्ष बाद हुआ था। 1976 में होना था, लेकिन वह 1977 में जाके हुआ था। अनुच्छेद 352 से संबंधित कुछ आपको मैं तथ्य यहाँ बताना चाहता हूँ, कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ। अनुच्छेद 352 के तहत, यानी कि लोकसभा कार्यकाल से संबंधित ही है, कितना कार्यकाल इसको लोकसभा का 5 वर्ष से अतिरिक्त बढ़ाया जा सकता है, तो इसके बारे में देखो। और ये ज़्यादातर क्वेश्चन भी आ जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत लगने वाले राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कुछ मैं आपको तथ्य बताना चाहता हूं, जो अनुच्छेद 83(2) के तहत है। आपातकाल 1 वर्ष के दौरान जब लगता है तब लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। फिर भी आपातकाल लगा रह जाता है तो 1 वर्ष और बढ़ा दिया जाता है, और फिर भी लगा रह जाता है तो 1 वर्ष और बढ़ा दिया जाता है। अर्थात लोकसभा का जो कार्यकाल है आपातकाल के दौरान कितने भी वर्ष बढ़ाया जा सकता है। देश में राष्ट्रीय आपातकाल 352 लगा होना चाहिए। शर्त यह है कि 352 लगा होना चाहिए, न कि 356, न कि 360। आपातकाल खत्म होने के बाद 6 मास में चुनाव कराना अनिवार्य है। तो ये थोड़ा सा आपकी अन्य जीके की जानकारी से संबंधित था, और इसको थोड़ा सा आप देख लेना। अनुच्छेद 83(2) में ये व्यवस्था की गई है, अगर आपातकाल लगा हो तो जो लोकसभा का कार्यकाल है 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं। अगर उसके बाद भी लगा रह जाता है तो 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। फिर भी लगा रह जाता है तो उसको 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। अर्थात है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि लोकसभा का जब लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, जब आपातकाल 352 के तहत लगा हो, अनुच्छेद 352 के तहत लगा हो, तो इसका जो कार्यकाल है वह कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन क्या करना होगा, जब आपातकाल समाप्त हो जाए तब 6 माह बाद, 6 माह के भीतर जो लोकसभा के चुनाव है दोबारा कराने होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आए होंगे, और इसमें आज जो अनुच्छेद मैंने बताए हैं उसके जो आप ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेना, और ऑब्जेक्टिव तैयार करने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में और भी आ जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब तक आप खुद तैयार नहीं करोगे तब तक आपका जो माइंड है एकाग्र नहीं हो पाएगा। और थोड़ा सा कुछ जो अनुच्छेद हैं उनका आपने थोड़ा सा वैसे तो समझ लिया, थोड़ा सा कर लेते हैं इसका रिवीजन। अब देखो, अनुच्छेद 2 है, एक तो अनुच्छेद 330 और एक अनुच्छेद है 331। यहाँ कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि अनुच्छेद 330 में तो यह व्यवस्था की गई है कि जो SC और ST अर्थात अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण दिया गया है जनसंख्या के अनुपात में। अनुसूचित SC अनुसूचित जाति उसको दी गई है 84 सीटें, और अनुसूचित जनजाति ST को दी गई है 47 सीटें। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। और कुछ शब्द हैं जो इस अपने पॉलिटिकल से संबंधित, या ये पूछा जाता है कई बार एक कितने मत लाने होते हैं। जैसे आप अगर चुनाव लड़ रहे हो अपने लोकसभा का, उसमें आपको 1/6 जो मत है, प्रतिशत मत है, वह आपको लाने पड़ेंगे। 1/6 100 में से 1/6 जो मत हैं आपको लाने पड़ेंगे। अगर आप इतने मत नहीं ला पाते हो तो आपकी ज़मानत क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। जितनी भी ज़मानत भराई जाती है वो आपकी जब्त हो जाएगी। लेकिन आपकी ज़मानत जब्त होने का मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते। आप दोबारा भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आपने जो धनराशि जमा करवाई थी चुनाव लड़ने के लिए, जो निर्धारित थी अपने चुनाव आयोग द्वारा, तो वो धनराशि आपको वापस नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 331 के तहत जो राष्ट्रपति है वह 2 एंग्लो इंडियन को क्या करता है, मनोनीत करता है। 2 एंग्लो इंडियन को क्या करता है, मनोनीत करता है। एंग्लो इंडियन का मतलब ऐसा है कि ऐसे अंग्रेज जो अब भारतीय हो चुके हैं उनको मनोनीत करता है, अगर उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। एक होता है गणपूर्ति। गणपूर्ति क्या है,
गणपूर्ति ये है कि 1/10 अगर आपको बैठक करवानी है लोकसभा के अंदर, आपको मतलब नहीं लोकसभा के सदस्य को, तो उनको क्या करना होगा, जैसे 545 के आसपास सीटें हैं, 545 के आसपास सीटें हैं, तो उनको उसका जो प्रतिशत 1/10 कितना हो जाएगा, 55 के आसपास हो जाएगा। तो उसको 55 जो सदस्य हैं उस बैठक में शामिल होंगी तो वो बैठक है वैध मानी जाएगी। एक होता है विपक्ष का नेता। अगर पहले तो ये व्यवस्था नहीं की गई थी, ये की गई थी 1977 के अंदर विपक्ष के नेता की। 1977 के अंदर एक संशोधन लाया गया था, उस संशोधन के अंदर ये व्यवस्था की गई थी विपक्ष के नेता की भूमिका एक कैबिनेट मंत्री के ही समान होगी। तो 1977 में जब ये व्यवस्था की गई विपक्ष के नेता की, तो विपक्ष का नेता बनने के लिए आपको क्या करना होगा, उसमें भी 1/10 जो मत है वह मत क्या अपने सीटें हैं वो हासिल आपको करनी होगी। सॉरी मैं मत लिख दिया यहाँ, सीटें 1/10 सीटें जो टोटल जो सदस्य संख्या है उसकी हासिल करनी होगी, यानी कि 55 जो सीटें हैं कम से कम वो हासिल करनी होगी विपक्ष का नेता बनने के लिए। और कांग्रेस की जो पहले तो उसके आसपास भी नहीं आई थी और अब भी कितनी आई हैं, 52 सीटें आई हैं। तो यानी कि वो अपने बल पे विपक्ष के नेता भी नहीं बन सकते। तो 1/10 जो सीटें हैं उनको अनिवार्य हैं। और एक गणपूर्ति आपको मैंने बता ही दिया। और एक जो लोकसभा का जो सदस्य है उसको पद मुक्त कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, अगर 60 दिन तक बिना बताए बिना किसी कारणवश गैर हाजिर रहता है तो उसको हटाया जा सकता है, गैर हाजिर रहने पर उसको हटाया जा सकता है। तो इस तरह अनुच्छेद 330, 331 और 1/10 गणपूर्ति विपक्ष के नेता के लिए 1/10 और यानी कि 55 सीटें अनिवार्य है। ये व्यवस्था 1977 में की गई थी, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब मैं आपसे लेना चाहता हूँ इजाज़त। नई वीडियो के साथ एक बार फिर से हम हाजिर होंगे, तब तक इस वीडियो को देखिए, समझिए, ऑब्जेक्टिव तैयार कीजिए और आपका दिन शुभ रहे। ऐसी है मैं भगवान से, अल्लाह से, वाहिगुरु से, गॉड से अपने मंगल कामना करता हूँ।